lecture number 4 of chapter determinants, in which we will be covering these topics like the simultaneous linear equations. All these topics are related to simultaneous equations, its consistency and number of solutions. So we start with what are simultaneous equations? So equations involving two or more unknowns that have the same values in each equation. Or in other words, we can say that equations having common solution are called simultaneous equations. Okay. Now we have a system of linear equations. Suppose we have coefficients a11, a12. These are all coefficients. Okay. And we have variable x, y and z. सो ये सिस्टम हमारे पास है, ये इन कांस्टेंट्स की इक्वल है। जैसे कि हमारे पास ये होता है कि 2x - 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5x - 4y प्लस z दैट इज इक्वल टू -7 एंड लेट्स सपोज हमारे पास है -x प्लस 10y -3z that is equal to 3. Okay. Such type of system in which we have coefficients involved 2 -3 4 1 -4 1 -1 10 -3, and there are variables x, y and z, and there are constants on the other side which are 5 -7 and 3. Such system is called the system of simultaneous linear equations. Because these are all raised to the power 1, so they are called linear equations. Simultaneous means they have common solution. We have to find, हमें एक ऐसा solution find करना होगा जो कि इस equation को भी satisfy करे, second को भी and third को भी. Okay. And system इसलिए कि हमारे पास एक equation नहीं है, एक से ज्यादा equation है. So तब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं उनका हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं, उनका हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं. सही है. ये हमने क्या किया, उन कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स लिखा. फिर हमारे पास जो तीन वेरिएबल्स होते हैं उनको हम वर्टिकल यानी कॉलम मैट्रिक्स में लिख लेते हैं. ओके. देन हमारे पास ये जो कांस्टेंट्स है इनको भी हम कॉलम में लिख लेते हैं. लाइक ये जो मेरे पास ये सिस्टम है, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास 2 -3 4 1 -4 1 -1 10 एंड -3. ये मेरे पास 2 -3 4 1 -4 प्लस 1 -1 10 -3. ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा. व्हाट आर द वेरिएबल्स x, y एंड z, एंड दैट इज इक्वल टू 5 -7 एंड 3. ओके. सो ये हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया. अब इस मैट्रिक्स को हम नाम देते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए का नाम दे देते हैं. ये जो है ये हमारे पास एक्स हो गया एंड ये मेरे पास क्या हो गया, बी हो गया. सही है. सो हमारे पास सिस्टम क्या बना, ए एक्स इज इक्वल टू बी. सो हमारे पास सिमिल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम होगा वो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी होगा. हमारे पास ए जो है, ए हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक्स जो है वो वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होगा एंड बी जो है वो कांस्टेंट्स का कॉलम मैट्रिक्स होगा. सो वी हैव अ सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर ए, ये जो मैट्रिक्स होता है ये हमारे पास कोएफिशिएंट जितने होते हैं इसको कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. X is the column matrix of variables and B is the column matrix of constants. Now we have already discussed what is augmented matrix AB. अब ऐसे कर लो कि A की जगह A मैट्रिक्स लिख लो, ओके, एंड B की जगह B मैट्रिक्स लिख लो. तो ये आपके पास बन जाएगा A augmented B, A augmented B. ओके. नाउ अब हमारे पास एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस. सही है. सो होमोजीनियस सिस्टम क्या होगा, इफ वी हैव इन जनरल ए एक्स इज इक्वल टू बी. सो नंबर वन, एफ बी इज इक्वल टू 0, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू 0. इसको फिर हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं. सही है. अब इस मैट्रिक्स में देखें, ए क्या है, ए हमारे पास कोफिशिएंट्स है. कोफिशिएंट मतलब कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं. और एक्स क्या है, ये हमारे पास वेरिएबल्स है, एक्स वाई जी जिस तरह थे. एंड ये हमारे पास नल है जो कि मेरे पास कांस्टेंट्स थे. क्या थे, कांस्टेंट्स थे. तो इसका मतलब है कि होमोजीनियस इक्वेशन में कोई ऐसा टर्म नहीं होता
जो कि कांस्टेंट हो, वो सारे जीरो होते हैं। कांस्टेंट सारे हमारे पास जीरो होते हैं। अगर कोई कांस्टेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे पास क्या होगा, वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल होगा। लेट्स सपोज मैं सिस्टम लिख लूँ 2x - 3y + 4z = 0, x + 4y - z 2z = 0, and 3x + 7y - 10z = 0, then this system is homogeneous system, because इसमें जितने भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुए। कोई ऐसा नंबर हमारे पास नहीं है जो कि हमारे पास इंडिपेंडेंट हो। अगर यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, देन मेरे पास ये 2 जो है ये कोफिशिएंट नहीं है, सही है, ये कांस्टेंट है, तब ये सिस्टम मेरे पास होमोजीनियस नहीं होगा, सही है। सो सेकंड केस हमारे पास ये है कि एफ बी इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अगर हमारे पास वी हैव कांस्टेंट्स, देन हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू बी की इक्वल होगा। इसको हम कहते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, सो जिस सिस्टम में आपके पास कांस्टेंट्स ना हो वो हमारे पास होमोजीनियस होगा, और जिसमें कांस्टेंट्स हो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। अगर बी मैट्रिक्स आपके पास जीरो नल मैट्रिक्स की इक्वल है, यानी कि ये जो साइड है ये हमारे पास सारी 0 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तब हमारे पास क्या होगा, ये एक होमोजीनियस होगा, वरना ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस मैट्रिक्स होगा, सही है। सो सिस्टम को हम कोफिशिएंट में किस तरह लिखते हैं, देन हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी क्या होता है, एंड देन हमारे पास होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस क्या होते हैं, सही है। सो question is equations having a common solution are called simultaneous equation। simultaneous equation जैसे कि हमने स्टार्ट में बताया कि these are the equations having common solution या more than one solution, so we have the answer simultaneous equations। okay, now अब हमारे पास है कि the system ax is equal to b is of linear equation is homogeneous। homogeneous तब होगा जब हमारे पास ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, ये जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स है ये जीरो होना चाहिए। सो हमारे पास b इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ओके, तब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड ये फिर हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास दो सिस्टम्स हो देन और उनका सेम सोल्यूशन सेट हो, लाइक मैं यहाँ पे एक सिस्टम है और दूसरा भी है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम सोल्यूशन सेट। अगर हमारे पास दो सिस्टम है, लेट्स सपोज ये मेरे पास ए का सिस्टम है, दूसरा मैं लिख दूं b1 1x प्लस b1 2y प्लस b1 3z दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स सपोज उसको मैं c1 लिख लेता हूँ, then b21x plus b22y plus b23z that is equal to c2 constant, and b31x plus b32y plus b33z is equal to c3। अब ये एक सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। अगर इन दोनों सिस्टम्स का जो सोल्यूशन सेट हो वो सेम आ रहा हो तो ये इन दोनों सिस्टम को हम क्या कहेंगे, इनको हम इक्विवेलेंट कहेंगे। सो यहाँ पे यही यही बात की गई कि टू सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर डैश इफ दे हैव सेम सोल्यूशन सेट, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास इक्विवेलेंट होते हैं। ओके, अब हम पहले डिस्कस करते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, उसके बाद हम सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, जो कि हमारे पास क्राइमर रूल, इन्वर्जन मेथड, ये सारे मेथड्स हम फिर पढ़ेंगे, सही है। सो पहले हम आते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। So what is mean by consistency? When a system is consistent, a system AX is equal to B, that is of linear equation is said to be consistent if its solution exist। अगर इसका एक या एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि ये सिस्टम हमारे पास क्या है, ये एक कंसिस्टेंट है, सही है। The system X of linear equation is said to be inconsistent if it is no solution। अगर सोल्यूशन नहीं है, कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा सोल्यूशंस हो तब इसको हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम हमारे पास कंसिस्टेंट है, सही है। नाउ हमारे पास क्या है कि जनरल हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू बी, देन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ओके, देन ए इनवर्स हमारे पास इक्वल होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। सो यहाँ पे मैंने ए इनवर्स का फॉर्म लिखा है। अगर मैं ऐसे कर लूँ, मेरे पास सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी
ऐसा मैं कर लेता हूँ कि मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई, यानी कि राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए एक्स और ए इनवर्स बी। now a inverse into a, this is identity, so identity multiplied by x is equal to a inverse b, and you know that identity से किसी चीज को मल्टीप्लाई करो वही रहता है, so x is equal to a inverse b. now put a inverse is equal to 1 over a determinant adjoint of a. ओके तो इस इक्वेशन में अगर आप पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 1 ओवर a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b। ओके सो ये हमारे पास x जो अननोन होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसका मतलब है कि हमने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट भी निकालना होगा, उसका डिटर्मिनेंट भी निकालना होगा अगर हम सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। तो ये बट हम देखते हैं, अभी हम मेथड नहीं करते कि किस तरह सोल्यूशन फाइंड करें, अभी हम जस्ट ये देखते हैं कि सोल्यूशन कितने होंगे। नो सोल्यूशन हमारे पास तीन होते हैं, या तो हमारे पास उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सोल्यूशन, या हमारे पास वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, उसका जो सोल्यूशन होता है वो सिर्फ एक ही होता है, या हमारे पास इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ओके अब हमारे पास नो सोल्यूशन वाला जो केस है वो हमारे पास केस है इनकंसिस्टेंट का, इसमें हमारे पास सिस्टम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं। सही है। और वन सोल्यूशन या इनफिनाइटली मिनी सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, या एक है या बहुत सारे हैं, तो ये हमारे पास इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। ओके नाउ अब हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास ये सिस्टम है ए एक्स इज इक्वल टू बी और ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, ओके देन हमारे पास क्या होगा, देन द सिस्टम ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज यूनिक सोल्यूशन, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा। सही है। तो ये हमारे पास क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। सो ओनली वन सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या है कि ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। सही है। ये चीज मैं यहाँ पे ले आता हूँ बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये समरी है हमारे पास। सो नो सोल्यूशन का हमारे पास जो क्राइटेरिया बना है वो बना है, ओनली वन सोल्यूशन का वो बना है कि हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर हो। ओके नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई जीरो, ये भी जीरो है ये भी जीरो है, तो ये क्या फॉर्म बन जाएगा, जीरो बाई जीरो। एंड जीरो बाई जीरो आपको पता है कि ये इनडिटर्मिनेट केस होता है। सो इनडिटर्मिनेट केस हमारे पास मतलब होता है कि इसके इनफिनिटली वैल्यू जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू वन भी होता है, जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू टू भी होता है, जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू थ्री भी होता है, जीरो बाई जीरो इज इक्वल टू माइनस वन भी होता है। सही है। सो अगर ये आपके पास जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया इनडिटर्मिनेंट केस, तो हमारे पास क्या होगा, उस केस में इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस होंगे। सो ये हमारे पास वो है जीरो बाई जीरो फॉर्म। और इसके हमारे पास क्या क्राइटेरिया क्या है कि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई बी, ये भी जीरो, एंड हमारे पास ए डिटर्मिनेंट भी जीरो। सही है। तब फिर क्या होगा, हमारे पास न्यूमरेटर भी सारा जीरो हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर भी सारा जीरो जीरो हो जाएगा, सो वी विल गेट जीरो बाई जीरो फॉर्म। सही है। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशंस। नाउ अगर हमारे पास ये हो कि हमारे पास ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तो सिंगुलर हो बट ये मेरे पास नॉट इक्वल टू जीरो। सही है। तब मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास x की वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b डिवाइडेड बाई a डिटर्मिनेंट। सही है। अब ऊपर वाला जो है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेट्स सपोज वो किसी कांस्टेंट के की इक्वल है, डिवाइडेड बाई जीरो, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास अनडिफाइंड होता है, मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर नहीं है कि वो हमारे पास के बाई जीरो की इक्वल हो। सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड adjoint of a multiply by b is not equal to zero, तब हमारे पास उस सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है। सो हमारे पास, मैं दोबारा से समराइज करके लिख दूं, सो ये बनता है मैप कि एक आपके पास इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंट, एक आपके पास होते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ओके नाउ अब सिस्टम कंसिस्टेंट के हमारे पास दो होते हैं, या तो हमारे पास होते हैं
वन ओनली वन सोल्यूशन, सही है, या हमारे पास होते हैं मिनी सोल्यूशन, इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस। ओके, अब इसकी कंडीशन क्या है वन सोल्यूशन की, कि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, एंड इसकी कंडीशन हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड एडजॉइंट ऑफ ए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय बी व्हिच इज कांस्टेंट मैट्रिक्स दैट इज आल्सो इक्वल टू जीरो। एंड ये हमारे पास इसका केस हमारे पास ये होता है इट इज नो सोल्यूशन, कंसिस्टेंट हमारे पास नो सोल्यूशन। तो इसका हमारे पास कंडीशन ये है कि ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो बट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास समरी है कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। ओके, अब कंसिस्टेंसी का एक मेथड ये है कि आप ये डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी इन दोनों के चेक करो कि जीरो है नॉन जीरो है, सही है। सो इससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड इसका ये है कि इफ वी चेक द कंसिस्टेंसी के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं किसी सिस्टम के ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, सही है। सो उसके लिए हमारे पास ये है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है, यूनिक सोल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, एक हमारे पास ए मैट्रिक्स होता है, ओके, एक हमारे पास होता है ए अगमेंटेड बी, जो कि ऊपर मैंने बताया अगमेंटेड मैट्रिक्स किस तरह से बनाते हैं। हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे सारा लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे B1 B2 B3 जो बी मैट्रिक्स है कांस्टेंट जो कि इक्विलिटी के उस साइड पे होते हैं B1 B2 B3 कांस्टेंट, वो यहाँ पे लिख लेते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स होते हैं, सही है। सो अब अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए अगमेंटेड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल लाइक 3 by 3 सिस्टम में एक्स वाई जी तीन वेरिएबल्स थे, तो वो उसको शो करता है, सही है। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तब हमारे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, सही है। और यूनिक सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, मतलब कि सोल्यूशन एक एग्जिस्ट करता है ना। फिर हमारे पास क्राइटेरिया इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस का। सो इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस के है कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी बट दैट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल। लेट्स सपोज मेरे पास एक्स वाई जी तीन वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल इज थ्री, तो रैंक ऑफ ये लेट्स सपोज हमारे पास टू है, ए का रैंक भी मेरे पास टू है, ओके। तो इस केस में हमारे पास क्या होंगे, इनफिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस होंगे। नो सोल्यूशन तब होगा अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी ये हमारे पास क्या हो, इक्वल ना हो। सो यहाँ पे मैं इसके कंडीशंस लगा लेता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ रैंक। अगर हम बात करना चाहें तो हमारे पास जो कंसिस्टेंट का होगा यूनिक सोल्यूशन का, तो वो हमारे पास उसका कंडीशन ये बनेगा यूनिक सोल्यूशन का कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए is equal to rank of A augmented B and that is equal to number of variables in the system. Okay, and mini solution का ये होगा कि if rank of A is equal to rank of A augmented B but that is less than, वो मैंने बताया था कि वो नंबर ऑफ वेरिएबल्स या ऑर्डर से हमेशा क्या होता है, वो ए लेस होता है, सही है। एंड ये हमारे पास नो सोल्यूशन तब होगा इफ वी हैव रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ए अगमेंटेड बी। ओके, सो ये आपके पास समरी है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या है, ए एक्स इज इक्वल टू, सिस्टम हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, सही है। सो ये हमारे पास सारी समराइज हो गई ये पूरा का पूरा टॉपिक। ओके, नाउ let's suppose we have a question कि if the homogeneous system has non-trivial solution, अब हमारे पास ये होता है कि एक हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होता है, एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम होता है। तो पहले हम होमोजीनियस सिस्टम को स्टडी कर लेते हैं। सो सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम हमारे पास वो होता है जिसमें कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स होता है वो जीरो की इक्वल हो जाए। सो हमारे पास ए एक्स कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कांस्टेंट हमारे पास सारे जीरो, तो ये सिस्टम हमारे पास क्या है, होमोजीनियस सिस्टम है। ये जो सिस्टम होता है ना होमोजीनियस, होमोजीनियस हमारे पास ऑलवेज कंसिस्टेंट, ऑलवेज कंसिस्टेंट, मतलब कि इसका एक सोल्यूशन जो होगा, ट्रिवियल सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट, ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑलवेज एग्जिस्ट।
ओके। सो नॉन होमोजीनियस के बारे में हम बात करेंगे कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। जो हमारे पास होमोजीनियस होता है वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। सही है। इसका हमारे पास ये केस नहीं होता कि हमारे पास इसका नो सोल्यूशन हो। ये केस हमारे पास होमोजीनियस के केस में नहीं होता है, ये हमेशा हमारे पास कंसिस्टेंट होता है। इसके हमारे पास तीन केसेस है। हमारे पास जीरो सोल्यूशंस, वन सोल्यूशन, इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशंस। ओके, जिसके क्राइटेरिया हमने वो कर दिए। नाउ अब हमारे पास ये कंसिस्टेंट है, ऑलवेज कंसिस्टेंट होते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। तो यहाँ पे दो बातें आ जाती है, या तो इसका हमारे पास यूनिक सोल्यूशन हो या इसके इनफिनिटली मिनी सोल्यूशन हो। अब हम इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं। सो दी सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सिर्फ ओनली ट्राइवल सोल्यूशन, यानी कि वन सोल्यूशन जो होगा, यूनिक सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन। उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, एक कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ही हमारे पास बचा है, बी तो बचा ही नहीं है। अगर वो हमारे पास नॉन सिंगुलर है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तब हमारे पास क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। only one solution if a determinant is not equal to zero. अगर a determinant zero की इक्वल हो गया, then it has trivial solution भी इसका होता है, एंड इसके इनफिनिटली मिनी सॉल्यूशंस होते हैं। सो अगर मैं इस चीज को समराइज करूं, सो इस चीज की समरी ये है कि फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा ना, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का क्राइटेरिया। ओके, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू बी का। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये मैं नीचे इस तरह से पेस्ट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास हो जाएगा, दिस दिस इज फॉर नॉन होमोजीनियस। ओके, अब हम होमोजीनियस का क्राइटेरिया हमने पढ़ा कि होमोजीनियस हमेशा हमारे पास कंसिस्टेंट होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम। अब इसका हमारे पास क्राइटेरिया क्या बनता है कि दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, दिस इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट है तो दो केसेस हमारे पास बनती है, या तो इसका हमारे पास क्या हो, ओनली वन सोल्यूशन हो। सही है। एंड वो हमारे पास वो सोल्यूशन क्या होगा, वो ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब जीरो होगा, मतलब कि हमारे पास एक्स वाई जी, अगर तीन वेरिएबल है इसमें, तो तीनों की वेरिएबल हमारे पास क्या होगी, वो जीरो की इक्वल होगी। इसको ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं। एक्स वाई जी इज इक्वल टू जीरो जीरो जीरो, या अगर टू बाई टू मैट्रिक्स है, सिर्फ दो वेरिएबल है, एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो जीरो, ये मेरे पास क्या होते हैं, ये मेरे पास ट्रिवियल सोल्यूशंस होते हैं। सही है। अब ट्रिवियल सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन का क्राइटेरिया हमारे पास यह है कि ए, ये सिस्टम है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास इन्फिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस, इन्फिनाइटली मिनी सॉल्यूशंस। सो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है, उसका ट्रिवियल सोल्यूशन भी होता है। ट्रिवियल सोल्यूशन होमोजीनियस का ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, एंड उसके नॉन ट्रिवियल भी होंगे। ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एक ही होता है, जैसे कि यहाँ पे भी एक था, ओनली वन। यहाँ पे भी ट्रिवियल सोल्यूशन एक ही होता है, क्योंकि वो जीरो 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 एक सोल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन जो होते हैं वो हमारे पास इनफिनाइट होते हैं। सही है। तो उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास जीरो, या कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर हो। सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ए होमोजेनियस सिस्टम। सही है। ये बात याद रखिए कि हमारे पास अगर वन सोल्यूशन हो तो वो ट्राइवल होगा, अगर ज्यादा हो तो इनफिनाइटली मिनी। तो इसमें एक ट्रिवियल होगा, बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, इनफिनाइटली मिनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होंगे। एंड होमोजीनियस सिस्टम हमेशा हमारे पास कंसिस्टेंट होता है, बिकॉज इसका ट्रिवियल सोल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। सही है। अब हमारे पास क्वेश्चंस पे आते हैं। होमोजीनियस सिस्टम इज नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज। सो ये अगर मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम है एंड इसका अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया बनेगा, सेकंड वन। यहाँ पे देखो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, इसमें तो एक ही सोल्यूशन है, वो ट्रिवियल है। इसमें ये वाला ट्रिवियल है, बट ये नॉन ट्रिवियल। ये कब होता है, अगर हमारे पास जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू जीरो। ओके, नेक्स्ट। इफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट कहते हैं।
सही है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो गॉस जॉर्डन मेथड पे बेस्ड है, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हमें गिवन है, उसका हमने कंसिस्टेंसी चेक करना है कि उसकी कंसिस्टेंसी हमारे पास कितनी है। सही है। सो हम देखते हैं, वी हैव अ सिस्टम हमें गिवन है दिस। सही है। इसके हमने नंबर ऑफ सोल्यूशन देखने हैं कि इसका नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, टू सोल्यूशन तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। या नो सोल्यूशन होगा या यूनिक सोल्यूशन, बिकॉज दिस इज नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, तो उसके तीन ही होते हैं, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन यानी वन सोल्यूशन, या इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। सो हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई is equal to 5. Okay. X plus 3y that is equal to 5. Okay. And next मेरे पास है x minus 2y that is equal to 0. सही है। अब हम यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मेरे पास टोटल इक्वेशंस कितने हैं, इक्वेशन तीन है। तो मैंने वेरिएबल भी तीन पुट करने हैं, तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ 0z, यहाँ पे 0z, यहाँ पे 0z, क्योंकि तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल होनी चाहिए। थर्ड वेरिएबल अब सिस्टम में गिवन नहीं है, तो उसके कोफिशिएंट मैं सारे जीरो ले लेता हूँ। अगर मैं इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैट्रिक्स फॉर्म में मैं किस तरह से लिखूंगा, 2 1 0 1 3 0 1 - 2 0, कोफिशिएंट सारे लिख लूंगा। सो दिस विल बी 2 1 0 1 3 0 1 - 2 0। ये मेरे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। वेरिएबल का मैट्रिक्स क्या है, x y z। ओके। एंड मेरे पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स ये वाला है, दैट इज इक्वल टू 5 5 एंड 0। नाउ ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है, सो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 1 1 1 3 - 2 0 0 0। अब मेरे मुझे ये बताएं कि ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा। ए डिटर्मिनेंट क्या है, वो थर्ड कॉलम सारा जीरो है ना। अगर हमारे पास जीरो रो या जीरो कॉलम एग्जिस्ट करते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होता है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या कर लेते हैं, ए अगमेंटेड बी लिख लेते हैं। सो ए अगमेंटेड बी इज आपके पास ए 2 1 0 1 3 0 1 - 2 0 अगमेंटेड विद 5 5 एंड 0। ओके। अब आपने क्या कहा था कि ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट हमारे पास नहीं पड़ता। अच्छा, अब हम इसका क्राइटेरिया चेक करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव ओके। अब यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स है इसका ये आ गया। ओके, सही है। नहीं, इस तरह करते हैं। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है। सही है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, ट्रांसपोज लेने से डिटर्मिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो वो बन जाएगा 2 1 1 1 3 - 2 0 0 0। अब अगर आप इसका रैंक चेक करें तो इसका ये भी नॉन जीरो रो है, इसका भी नॉन जीरो रो है। तो इसका रैंक हमारे पास कितना है, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2। सही है। अब ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स है, ए अगमेंटेड बी मैट्रिक्स, सो दैट इज इक्वल टू 2 1 0 1 3 0 1 - 2 0 and augmented with 5 5 and 0। नाउ अब अगर आप इसका रैंक फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं इन दोनों रोज को 1 और 2 को एक्सचेंज कर लेता हूँ, रो 1 एक्सचेंज विद रो 2। अगर मैं ये एक्सचेंज करता हूँ तो ये बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 3 0 5 2 1 0 5 एंड 1 - 2 0 एंड 0। ओके। अब इन पे ऑपरेशंस करो, R2 - 2 R1 एंड R3 - R1, सो दैट इज इक्वल टू 1 3 0 5, 2 - 2 is 0 and 1 - 6 is -5 and 0 - 0 is 0 and this is 5 - 10 is -5। नेक्स्ट मेरे पास है 1 - 1। अगर मैं रो 3 से रो 1 माइनस करता हूँ तो 0 - 2 - 3 is -5 एंड 0, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 - 5 दैट इज -5। ओके। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इन पे ऑपरेट करता हूँ, रो 3 - रो 2। ओके। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 3 0 -5 +5 0 - 5 0 - 5।
ओके। अब मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ, तो R3 को R2 से माइनस करो, सो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो, एंड दिस विल आल्सो बी जीरो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है। ओके। तो इसका रैंक हमारे पास क्या आ गया, रैंक ऑफ ए अगमेंटेड बी दैट इज इक्वल टू 2। तो ये अब हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए, वो हमारे पास क्या है, 2 है, and the rank of a augmented b that is also is equal to 2, and number of variables कितने थे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर आप देखें तो आपके पास सिर्फ दो ही थे, x एंड y। सही है। तो ये भी हमारे पास 2 थे। अगर ये तीनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कौन सा सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ओके। ये थोड़ा सा इसका लेंथी था क्वेश्चन, बट आपने रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करके लिखना है। इसको हम किसी और मेथड से करते हैं, लेट्स सपोज। एक तो ये हो गया कि आपने रैंक फाइंड कर लेना है। चूंकि रैंक एक बहुत ही लेंथी मेथड है, अगर आपको रैंक गिवन हो तब तो इजी है, बट अगर आपको रैंक गिवन नहीं है तो ये लेंथी होगा। यूनिक सोल्यूशन हमारे पास होता है, तो हम देखते हैं हमारे पास जो है वो है 2x+y = 5, एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास x+3y = 5, एंड जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है x-2y = 0। तो इस थर्ड इक्वेशन से मैं लिख सकता हूँ x = 2y। सो x = 2y जो है वो मैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर लेता हूँ। सो x 2y अगर पुट करता हूँ तो 2y+3y = 5, दिस implies that 5y = 5, दिस implies that y = 1। अगर मैं इसी में पुट कर लेता हूँ तो ये भी मुझे क्या देता है, 2 × 2y, x को अगर मैं 2y कहता हूँ प्लस y = 5, सो दिस इज 5y = 5, इसका मतलब है y = 1। तो देखो y की वैल्यू एक ही आ रही है, y की वैल्यू 1 है। सो अब अगर यहाँ पे देखें आपके पास y की वैल्यू एक ही आ गई, y = 1। सो यस, y = 1 की वैल्यू इसमें पुट करो, सो x = 2 × 1, दैट इज x = 2। सो आपके पास एक ही सोल्यूशन है, x = 2, y = 1, या x y = 2 1। सो आपके पास यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सो डायरेक्ट सॉल्व करना यहाँ पे क्या है, हमारे लिए इजी है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल सिर्फ दो थे। नेक्स्ट हम जो सिस्टम फाइंड करने के चार मेथड्स है जो कि टेक्स्ट बुक में लिखी हुई है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। हम उसको लेंथी जो है वो सॉल्व नहीं करेंगे, बिकॉज पूरा सिस्टम आपको कभी सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ओके। सो सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस का हमने डिस्कस कर दिया और नॉन होमोजीनियस की हमने कंसिस्टेंसी डिस्कस की, उसके मेथड्स अब हम डिस्कस करते हैं। सो पहला मेथड x = a 1 b, then this is equal to x a 1 होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b। तो एक मेथड तो ये है कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो, एडजॉइंट निकालो, b निकालो, तो हमारे पास ये होगा। अब हमारे पास सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, ए डिटर्मिनेंट जो है ए इनवर्स, तब तब हमारे पास ए इन्वर्टेबल होता है अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है। गाउस एलिमिनेशन मेथड पूरा आपने नहीं सीखना होगा, इसमें एक्चुअली हम रो या कॉलम ऑपरेशंस करते हैं। वो ये मेथड आपने जस्ट ये स्टेटमेंट सीखनी होगी कि इन दिस मेथड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए एक्स बी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास होता है ए ऑगमेंटेड बी।
सही है। उसको हम क्या करते हैं, उसको हम रिड्यूस करते हैं into echelon form and then using backward substitution the values of all variables are calculated. गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि ए अगमेंटेड बी, इसको हम रिड्यूस करते हैं एचिलॉन फॉर्म में, देन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं, सारे अननोन्स के हम वो वैल्यूज फाइंड करते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, सो जस्ट आपने ये याद रखना होगा गॉस एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं। अब गॉस जॉर्डन मेथड होता है, इसमें हमारे पास ये होता है इन दिस मेथड द अगमेंटेड मैट्रिक्स, ये जो अगमेंटेड मैट्रिक्स ए अगमेंटेड बी होता है, इसको हम रिड्यूस करते हैं इन रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट करते हैं रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में। दोनों मेथड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक में एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक को रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सही है। फिर हम क्या करते हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से हम क्या करते हैं, बल्कि ये हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट जो होता है वेरिएबल्स की वैल्यूज दे देते हैं, गिव्स सॉल्यूशन। सही है। सो ये हमारे पास तीन मेथड हो गए। एंड फोर्थ मेथड हमारे पास क्रैमर्स रूल है। क्रैमर्स रूल किस तरह से काम करता है कि हमारे पास ए मैट्रिक्स दैट इज, देन हम क्या करते हैं कि हम ए एक्स कर लेते हैं, वी हैव ए मैट्रिक्स इज दिस एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू B1 B2 B3। अब हमारे पास ए एक्स किसकी इक्वल होता है, ए एक्स हमारे पास ये होता है कि अगर हम पहले जो कॉलम है उसमें B1 B2 B3 पुट करें, इस मैट्रिक्स में इसकी जगह अगर हम B1 B2 B3 पुट करें, बाकी इसी तरह लिखें। सही है। देन A32 A33, ये मेरे पास ए एक्स होगा। अब ए वाई में क्या करना होगा, यहाँ पे मैंने B1 B2 B3 पुट करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं B1 B2 B3, बाकी जो है वो इसी तरह से लिखे हुए हैं। एंड ए जी फाइंड करने के लिए आपने थर्ड जो कॉलम होगा उसकी जगह आपने B1 B2 B3 लिख लेना है, ये करना है। सही है। देन हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स इज ए एक्स, जो आपने मैट्रिक्स बनाया वो उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। y इज इक्वल टू, जो आपने y लगाया, जो आपने सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया, ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ओके। एंड z इज इक्वल टू, जो आपने z मैट्रिक्स बनाई यानी थर्ड कॉलम को आपने b से रिप्लेस किया, एक्चुअली ए एक्स इज इक्वल टू, ये जो बी मैट्रिक्स हमारे पास होता है, बी मैट्रिक्स, ये मैं बी लिख लेता हूँ, कैपिटल बी यहाँ पे लिख लेता हूँ। बाकी हमारे पास ए मैट्रिक्स A12 A13 A22 A23 A32 A33 इसी तरह से होता है। सही है। एंड ए वाई जो होता है वो आपके पास, जो आपके पास सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम में हम बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, एंड ए इज इक्वल टू थर्ड कॉलम में हम वो लिख लेते हैं, एंड सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट कॉलम एज इट इज। देन जी की वैल्यू होती है ए जी का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। ओके। सो आपने जस्ट ये सीखना होगा कि हम ए एक्स ए वाई एंड ए जी किस तरह से लिखते हैं, जस्ट ये जो मैंने बताया। एंड फिर हमारे पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जी की वैल्यू क्या होती है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रैमर रूल हो गया। ओके। ना जो हमारे पास क्वेश्चन था कि इन गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड में हम क्या करते हैं, रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर ए हो गया। ओके। सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स का वो एंड होता है, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, एंड हमारे पास इसका जो मेथड है होमोजीनियस नॉन